रशिया और यूक्रेन का जो संघर्ष आज हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आ रहा है। परंतु अगर इसे हम एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में एनालाइज़ करेंगे, तो हम ये पा सकते हैं कि इस संघर्ष का कारण क्या है और इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ट्रांस अटलांटिक रिलेशन के नाम पर जो ये ट्रांस अटलांटिक रिलेशन के नाम पर अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप के एली हैं, चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, वेस्ट जर्मनी हो, वो कोल्ड वॉर के समय से ही उनका और यूरोप की एक और महत्वपूर्ण शक्ति जिसका नाम रशिया है, उनका उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। हालाँकि कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद रशिया के शासकों ने, रशिया के रूलर्स ने, नए रूलर्स ने अमेरिका के सामने समर्पण किया, उसकी आर्थिक नीतियों को स्वीकार किया। पर उसके बावजूद भी अमेरिका की नाटो की एक्सपेंशन की पॉलिसी आगे से आगे बढ़ती गई और अमेरिका का जो कलर्ड रेवोल्यूशन की जो प्रक्रिया थी कि निरंतर रशिया के कोर जोन में जो रशिया के फॉर्मर ब्लॉक थे, उनमें ऐसी पार्टीज़ को सत्ता में लाना और जो प्रो रशियन जो रेजीम्स थे उनको कन्वर्ट करना, ये प्रक्रिया अमेरिका ने निरंतर जारी रखी। और इवन वेस्टर्न यूरोप, जो कि यूरोपियन यूनियन के रूप में सामने आया, उसने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हालाँकि 1990 में ईस्ट जर्मनी जो कि कम्युनिस्ट कंट्री थी, उसका जर्मनी में यूनिफ़िकेशन हो गया और आज जर्मनी एक होकर के आगे बढ़ रहा है और र सोवियत कैंप के बहुत से देश भी कैपिटलिस्टिक कैंप में आ गए और ईयू के मेंबर बन गए। पर जो उसकी मेन धुरी थी रशिया, उसको आज तक पैरिया के रूप में ट्रीट किया गया, उसे दूर रखा गया और निरंतर एक्सपेंशन उसके पास नाटो की फोर्सेस का ले जाया गया। इसमें अमेरिका एज ए सुपर पावर से तो मुझे लगता है कोई गिला नहीं हो सकता क्योंकि हर सुपर पावर अपने एंगल से सोचती है और यूरोप के डिवीज़न से नेचुरली अमेरिका को बेनिफिट होता है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, वो एक मीडिएटर भी बनता है और यूरोप की अपनी डिफरेंट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी लिमिट होती है रशिया के खतरे से। तो इसमें रशिया की अमेरिका की पॉलिसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। पर वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या और भी कोई कंट्रीज हो, क्या उनको अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं? जिस तरह से उन्होंने फंक्शनलिस्ट अप्रोच अपना करके जीन मोनेट या जिस तरह की जो उनकी विज़नरी लीडरशिप रही, उन्होंने यूरोप में जो कंट्रीज़ आपस में खूनो-खून हुई, इन्होंने आपस में लड़ाई की, उनके बीच में एक पीसफुल इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया, जिसका नाम ईयू बना बाद में। वो कामयाब हुआ। क्या उनको रशिया को एक डील नहीं देनी चाहिए? रशिया के साथ ठीक है, रशिया की रिजीम चेंज ना करने के बजाय रशिया की जो भी एलीट वहाँ का है, उसके साथ इकोनॉमिक, अम, टेक्नोलॉजिकल और दूसरे लेवल पर इंटरेक्शन बढ़ा करके क्या रशिया को एक मौका नहीं देना चाहिए? उसके साथ जो रशिया के रेजीम के अंदर जो ह्यूमन राइट के वायलेशन है, उसके विषय में भी चर्चा हो सकती थी। पर उसको अलग-अलग रेजीम बनाकर टैकल किया जा सकता था, अलग-अलग इंस्टीट्यूशन बना करके उसको टैकल किया जा सकता था, पर एट लीस्ट रशिया को ईयू के प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन में शामिल किया जाता। उसको शामिल नहीं किया गया। उसको साइडलाइन किया गया, उसको सेपरेट किया गया, उसके एक-एक एली को उसे छीना गया और लास्ट में जो एक उसका सबसे क्लोज़ेस्ट जो कंट्री है, बल्कि जहाँ से रशिया की फ़ॉर्मेशन हुई है, उस पे भी हाथ डाल दिया गया। वहाँ पर भी फ्रेंडली रिजीम खड़ी की गई और अब वो रिजीम रशिया से अलग होना चाहती थी और नाटो में मेंबर बनना चाहती थी। तो ये अब रशिया की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका लास्ट स्ट्रॉ है। कहने को तो इंटरनेशनल रिलेशन में हर कंट्री बराबर होती है, लीगली, पर प्रैक्टिकली कभी कंट्रीज़ बराबर नहीं होती। उनकी मिलिट्री, इकोनॉमिक और उनके हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ्स, उनकी साइकोलॉजी या उनकी कंबाइंड फ़ोर्स उनको अलग तय करती है। उनके वेट्स को
डिफरेंट तय करती है और हर एक पावरफुल कंट्री के अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जिसके इर्द-गिर्द वो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये केवल रशिया की बात नहीं हो रही, ये बात अमेरिका की भी है। अगर ऐसा ही था तो अमेरिका को जब छोटे से क्यूबा ने कम्युनिस्ट बनने का तय किया, तो अमेरिका को क्या दिक्कत थी? अमेरिका ने क्यों अ, लैटिन अमेरिका की जितनी भी गैर अमेरिका के सपोर्ट की कंट्रीज़ थी, उनको क्यों नहीं वहाँ पर क्यों नहीं कम्युनिस्ट रजीम या उसकी अनफ्रेंडली रजीम को डेवलप होने दिया? क्या कल अमेरिका कनाडा में एक कम्युनिस्ट रजीम को एक्सेप्ट करेगा? क्या अमेरिका कल कनाडा या मेक्सिको में एक हॉस्टाइल रजीम को झेलेगा? बिल्कुल नहीं झेलेगा। तब तो अमेरिका उसके विध्वंस के लिए हर कार्य करेगा। पर रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को कर्ब करके उसको ज़मीन पे रगड़ कर उसकी बेइज़्ज़ती की जा रही है। तो रशियन एक बड़ा ही सेल्फ रिस्पेक्टिव कौम है, कम्युनिटी है। वो इसको लाइन डाउन नहीं लेगी। अगर ये शो कम टू द मतलब अगर पुश आ गया तो वी विल सी अ बिट न्यूक्लियर वॉर, इट विल गो। रशियन हैव वेरी लेस टू लूज़ नाउ। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक़्त आ गया है कि अमेरिका भी अपनी गलती को समझे और ईयू भी समझे। रशिया को टेबल पर ला करके इकोनॉमिक एंगेजमेंट करके उसके अंदर स्टेक पैदा किए जा सकते हैं और उसके अंदर ही रेवोल्यूशन पैदा किया जा सकता है। पर उसके लिए हमें इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को उसको एंगेज करना पड़ेगा। उसको डिसएंगेज करके हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, स्पेशली तब जब आप उसके कोर इंटरेस्ट पे हिट कर रहे हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे हिट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है और ये बहुत बड़ा फेलियर है और इसमें वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ है, सबसे बड़ी गलती उनकी है। आपको एज़ अ यूरोपियन सोचना चाहिए, ना कि अमेरिका की गोद में बैठकर थिंकिंग करनी चाहिए। और आज तक रशिया ने किस कंट्री पे इन्वेड करने की चाहत की, जो उसके फॉर्मर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं थी? क्या वो जर्मनी पे कब्ज़ा करना चाहता है रशिया? क्या वो इटली पे कब्ज़ा करना चाहता है? क्या वो यूके पे कब्ज़ा करना चाहता है? और कब्ज़ा करके उसको मिलेगा भी क्या? तो मुझे लगता है आज अ, ईयू को, बल्कि यूरोपियन एज़ अ होल को सोचना पड़ेगा, रशिया को कब तक आप इस तरह से रखेंगे और इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा ईयू ही देगा और उनको अमेरिका का सेकेंडरी रोल प्ले करना पड़ेगा। तब तक यही होगा, जो अमेरिकन कैंप में बैठेंगे और रशिया बाउंड महसूस करेगा। अगर ये दोनों आपस में एक बेटर फ्यूचर सर्च करते हैं, तो ये वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होगा, शायद लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद।